हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द परमाणु एजुकेशन में। और मैं अभिनवराज आपके लिए आगामी 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए विश्व साइंस के महत्वपूर्ण सवाल लेकर आ गया हूं। यानी यहां पर हम विज्ञान के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। परीक्षा में काफ़ी कम टाइम बचा है और इस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करने की ज़रूरत है। इन आवर में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो आपका रिवीजन पर होना चाहिए कि जो चीज़ आप पढ़े हैं स्टैटिक सेक्शन का उसको आप कितने अच्छे से दोहरा रहे हैं, और जो करेंट्स अफेयर है उसको इन आवर में बढ़िया से ब्रशअप कर लीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए समय बहुत कम है, टाइम टू वैल्यू रेशियो आपको देखना है कि कितना समय बचा हुआ है और किस चीज़ पर कितना हम समय दें तो मेरे लिए अच्छा होगा। अब इंड आवर में ऐसा नहीं है कि आप मोटे मोटे पुस्तकों को लेकर बैठ जाएं, अब वो समय नहीं है। अब समय है कि जो कुछ आपने पढ़ा है, हाईलाइट किया है, या फिर कुछ ऐसे प्रश्न जो पहले आपसे नहीं बने थे और आपने उन्हें चुन के रखा है, या कहीं टेस्ट सीरीज कोई लगाई हो और वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हुए थे और उसको आपने अलग से मार्क करके रखा है, तो उसको अच्छे से ब्रशअप करिए। जो भी मैगजीन्स वगैरह आप फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, तैयारी अपनी जारी रखिए। ये साइंस का आज का पहला सवाल है कि अ पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन अ वाटर फिल्ड बीकर व्हेन द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली, तो क्या होगा। एक कहा जा रहा है कि एक ऐसे बीकर हो गया, पात्र है जो कि एकदम पानी से लबालब भरा हुआ है और इसमें एक आइस का टुकड़ा जो है वो फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा जब ये बर्फ पूर्ण रूप से पिघल जाएगा। क्या पानी जो है फिसल के फर्श पर आ जाएगा, या फिर वाटर लेवल जो बीकर में है वही नीचे आ जाएगा, या पहले वाटर लेवल बढ़ेगा और फिर कम होगा, या वाटर का लेवल चेंज ही नहीं होगा, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। सोच विचार के आपको सही जवाब देना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पानी का लेवल चेंज ही नहीं होगा। देखिए, जो बर्फ का वॉल्यूम है उससे आपको ये समझना है कि जो भी एक्स्ट्रा है वो तो ऊपर तैर रहा है वाटर लेवल पर। पानी से सॉलिड फॉर्म में आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो तो ऊपर फ्लोट कर रहा है ना, पिघल जाएगा तो नॉर्मल वाटर लेवल पर आ जाएगा, यानी वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो एक का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे 1/10 जो है ना आइस वो ऊपर दिखता है, बाकी सारा का 9/10 जो है हिस्सा नीचे दिखता है, वो हो गया। इसी तरीके से इंसान की भी पोटेंशियल जो है वो हिडन होती हैं और उन पोटेंशियल्स को जानने की, जागृत करने की ज़रूरत होती है। अगर आइस की बात हो रही है तो इस पर और क्वेश्चंस बनते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का कितने डिग्री पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, या वो कौन सा टेम्परेचर है जिस पर वाटर जो है सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। इस तरीके के सवालों के लिए आप तैयार रहिए। अगला सवाल है कि इन स्टेटमेंट्स पर आपको पहले ध्यान देना है और फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना है कि एक चारपहिया गाड़ी है, 4 व्हीलर है, काफ़ी तेज़ी से एक सर्कुलर ट्रैक पर ऐसे टर्न लेती है बहुत हाई स्पीड में, तो क्या होगा। इसके बाहरी पहिए जो हैं उस पर वो गाड़ी पलट जाएगी, या भीतर के पहियों पर पलटेगी, या बाहर की तरफ वो गाड़ी जो है स्कीड करेगा, फिसलेगा, या अंदर की ओर स्कीड करेगा। देखिए, इस सवाल में बेसिक फंडा ये है कि आपने कितने अच्छे से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझा है। अगर कोई भी वस्तु है सर्कुलर पाथ पर घूम रही है तो उस पर एक समय में 2 तरीके के बल लगते हैं, एक केंद्र की तरफ और एक केंद्र से उल्टा डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर 2 अपोजिट फोर्स लगते हैं जिसको कहते हैं, इन फोर्स के वजह से ये किसी भी बॉडी में स्टेबिलिटी होती है, और अगर उसमें थोड़ा भी इनबैलेंस हुआ तो अंदर की तरफ खींचा जाएगा, नहीं तो बाहर की तरफ। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों ही फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। उसका असर ये होगा कि वो ओवरटर्न होगा इनर व्हील्स पर और बाहर की तरफ स्कीड करेगा। अगर आपने भी कभी बहुत तेज़ी में किसी 4 व्हीलर को ऐसे टर्न दिया होगा तो इन दोनों चीज़ों को आपने ड्राइविंग सीट पर, या खुद नहीं भी ड्राइव कर रहे हैं तो बगल में भी बैठे हैं तो एक्सपीरियंस किए होंगे। तो 2 नंबर सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 and 3 ओनली। इसी का ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है।
यहाँ पर आपको समझना है कि दो विपरीत तरीके के बल हैं, उनके बीच में बैलेंस होता है और इस बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स हैं जिसके तर्ज पर आपको सही जवाब तक पहुंचना है। पहला स्टेटमेंट है कि जो टाइम पीरियड होता है किसी पेंडुलम का, पेंडुलम हो गया जैसे एक दोलक है, इस तरीके से ये यहाँ तक जा रहा है और यहाँ तक आ रहा है, तो जहाँ से स्टार्ट किया फिर उसी जगह पर आने में जो समय लग रहा है वो क्या इस दोलक के लंबाई पर निर्भर करता है, पेंडुलम के लंबाई पर निर्भर करता है। और दूसरा है कि इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ ऑफ पेंडुलम अफेक्ट द टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन, कि इसकी लंबाई जो है वो बढ़ती घटती है तो उसे असर पड़ता है। देखिए दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं और दूसरा पहला को जो है ना वो जस्टिफाई करता हुआ नजर आ रहा है। एक इसका फॉर्मूला है T = 2 पाई √L/g। तो यहाँ पर समय हो गया, ये 2 तो फिक्स है, पाई का वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होता है, जो ये ग्रेविटेशन का मान है ये भी फिक्स है। तो यहाँ पर जो एल यानी लेंथ ऑफ पेंडुलम में जो चेंज आता है उससे समय में चेंजेज आते हैं। पूरा फॉर्मूला आपको ना भी याद रहे ना, आप अगर साइंस बैकग्राउंड से नहीं है कोई बात नहीं है, इस कंसेप्ट को बस समझ लीजिए। तो यहाँ पर जब लेंथ बढ़ता है पेंडुलम का तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है और जब लेंथ छोटा होता है तो जल्दी से दोलन कर लेता है। सीधी बात, कोई इसमें बकवास की बात ही नहीं है। तो 3 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। यही बात मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रेज वेव्स आर यूज्ड टू नो द ग्रोथ ऑफ अ फीटस इन द वोम, यानी माँ के गर्भ में किसी भ्रूण का किस तरीके से विकास हो रहा है, वो किस रफ्तार से बढ़ रहा है, इसकी जांच किस तरीके से की जाती है, एक्सरे से या माइक्रोवेव से या अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रावायलेट या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अल्ट्रासोनिक वेव से भ्रूण के ग्रोथ का पता लगाया जाता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि एक्सरे नहीं, एक्सरे से स्कैन करके उस बच्चे के हेल्थ वगैरह का एक बार में पता लगाया जाता है, लेकिन ग्रोथ के बारे में उससे पता नहीं चलता है। तो 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ये 5 जो है ये केमिकल फॉर्मूला से आपको मैच कराना है कि किसका क्या केमिकल सूत्र है। पर्ल यानी मोती, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और नीला थोथा, किसका सूत्र क्या है ये आपको बता देना है। देखिए पर्ल यानी जो मोती है ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है या फिर कॉपर सल्फेट है, जरा सा सोच के विचार करके जवाब दीजिए। तो देखिए पर्ल जो है, जो मोती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, चूना पत्थर से CaCO3, और लाइमस्टोन भी उसी से बना होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो कैल्शियम सल्फेट होता है और उसमें पानी का भी अंश होता है। जो नीला थोथा है, ब्लू विट्रोल जिसको कहते हैं, वो कॉपर सल्फेट है, CuSO4। ठीक है। तो यहाँ पर इसके आधार पर आप मैच कर लीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। 2 का जवाब कैल्शियम कार्बोनेट होगा, A के साथ 4 या A के साथ 2 आ सकता है, अब B के साथ 4 या B के साथ 2 आ सकता है, और C के साथ 3, D के साथ 1। तो यही सही मैचिंग है। तो सही जवाब हो जाता है 5 का ऑप्शन नंबर A, ये मैचिंग है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर आपको असर्शन और रीजनिंग के आधार पर सही जवाब तक पहुँचना है। पहला है कि सोडियम मेटल इज स्टोर्ड अंडर किरोसन, जो मिट्टी तेल है जिसको किरासन का तेल कहते हैं, ठीक है, उसके अंदर सोडियम को रखते हैं। क्या ये बात सही है? जी हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा है कि मेटेलिक सोडियम मेल्ट्स व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर, क्या दूसरा स्टेटमेंट सही है? तो नहीं। सोडियम क्या है कि काफ़ी रिएक्टिव एलिमेंट है और अगर इसको ओपन एयर में रखते हैं तो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करके आग पकड़ लेता है, इसलिए उसके ऑक्सीजन के कांटेक्ट को तोड़ने के लिए, और क्या है कि पानी के भी प्रेजेंस में आता है तो उसमें आग लग जाता है। इस वजह से, क्योंकि नॉर्मस बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, और इस वजह से क्या है कि इस तरीके के ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट को काटने के लिए उसको किरोसन में रखते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, पहला बिल्कुल सही है। तो 6 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, है ना। यही बात यहां पर बता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं और आपको सही सीक्वेंस बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, किसका जो घनत्व है, डेंसिटी, आपको बताना है घटते क्रम में। स्टील, मरकरी, गोल्ड, 3 ही है यहां पर। तो देखिए
गोल्ड का जो डेंसिटी है वो कितना होता है, समझिए सीधा 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 सेंटीमीटर लंबा, चौड़ा और ऊंचा अगर कोई पात्र है और इसको तरल पानी से भर दिया जाए तो इसका वजन जो होगा 1 ग्राम और 1 ml होगा। लेकिन सारे चीज़ों के साथ ये नहीं होता है। अगर इसी में पारा भर दिया जाए तो 1 ml पारा होगा, लेकिन वो 13.6 करीब ग्राम हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसी तरीके से अगर वो सोना होगा तो वो करीब 19.3 ग्राम हो जाएगा, कहने को तो 1 ही ml रहेगा। तो सबसे अधिक डेंसिटी हो गया गोल्ड का, फिर मरकरी का और सबसे कम इन तीनों में स्टील का है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टील की डेंसिटी कितनी होती है, करीब 7.8 यानी 1 ml इसमें अगर स्टील भर दिया जाए तो करीब 7.8 ग्राम होगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोल्ड मरकरी स्टील। सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर किसी चीज की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम है तो पानी में तैरेगा और इससे अधिक है तो वो पानी में डूब जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं। आपको बताना है कि वो कौन सा टिश्यू होता है जो मसल्स को बोन से जोड़ता है, यानी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले टिश्यू को क्या कहते हैं, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन या इंटेस्टाइनल फ्लूइड कहते हैं, या ऑप्शन ही इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखिए कार्टिलेज जो है एक सॉफ्ट हड्डी का प्रकार होता है जिसको नॉर्मली कहते हैं, अगर जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं वो उसको जानते हैं। ये एक ट्रू मामले में ये हड्डी भी नहीं होता है, एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी के ज्वाइंट्स वगैरह को। ठीक है, जो लिगामेंट होता है वो क्या होता है, तो कहेंगे कि एक तरीके के कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कनेक्ट करते हैं 2 हड्डियों को या एक हड्डी एक कार्टिलेज को। टेंडन का काम है कि कनेक्ट करता है मसल को बोन से, और इंटेस्टाइनल फ्लूइड तो आप समझ ही रहे हैं नाम से कि ये अंतड़ियों में पाए जाने वाला कोई द्रव है, इसकी बात ही नहीं हो रही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे जो ब्लड है ना वो भी कनेक्टिंग टिश्यू ही है, ये बात समझनी जरूरी है। तो 8 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो गया। लिगामेंट क्या है, बोन टू बोन कनेक्ट कर रहा है, टेंडन मसल टू बोन कनेक्ट कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला है कि रस्टिंग यानी जिसमें जंग लग जाना, क्षय होना, किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको भारी बना देता है। क्या बात सही है कि अगर लोहा का छड़ है और इसमें जंग लग जाता है तो इसका वजन बढ़ जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले वो मान लेते हैं आयरन है, अब वो आयरन का ऑक्साइड बन गया, ऑक्साइड बन गया यानी इसमें ऑक्सीजन की एडिशन हो गई तो इसका वजन जो है स्वाभाविक तौर पर बढ़ जाता है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा कि एडिंग सॉल्ट टू वाटर इंक्रीजेज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर नमक या इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं तो पानी का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि कन्वेक्शन इज पॉसिबल इन बोथ फ्लूइड्स, मतलब लिक्विड और गैस में ये जो संवहन है ये सॉलिड में नहीं देखने को मिलता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। कैसे होगा? कंडक्शन होता है सॉलिड में, कन्वेक्शन जो है ये फ्लूइड में होता है। चौथा है कि सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स सेंट्रीपिटल फोर्स, ये बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को पहले क्वेश्चन से समझ रहे थे उसी के वजह से ये अर्थ के चारों तरफ घूमते रहता है, वो ग्रेविटी और ये सब कुछ एक दूसरे से बैलेंस्ड रहता है। दिए गए चारों स्टेटमेंट सही हैं तो 9 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा सही मैच नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? जो प्लेग बीमारी है जिसके वेक्टर चूहे होते हैं, क्या वो बैक्टीरिया से फैलता है? जी हाँ। मलेरिया क्या प्रोटोजोआ से फैलता है? जी हाँ, मादा एनोफिल्स उसकी वेक्टर है। बाल्डनेस यानी बाल का झड़ना, गंजापन, क्या ये वायरस से होता है? सोच के बताइए। चौथा है एथलीट फुट, जो नंगे पांव घूमते हैं या लंबे समय तक खेतों में बिन चप्पल जूतों के काम करते हैं तो उनके पैर में कई तरीके के घाव हो जाते हैं, उसको एथलीट फुट कहते हैं। पहले के धावकों के भी हो जाते थे। तो क्या वो फंगस से होता है, कवक से? जी हाँ। तो बाल्डनेस यानी गंजापन कैसे होता है? तो वो फंगस से होता है। ठीक है, तो तीसरा जो मैचिंग है वो सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन है एक रीजनिंग है, इसके आधार पर आपको सही जवाब देना है।
कहा जा रहा है कि इन ह्यूमन बींग्स यानी मानवों में फीमेल प्ले अ मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग, कि जो संतान पैदा हो रहे हैं उनका लिंग का निर्धारण महिलाओं के द्वारा होता है। क्या ये बात सही है? और दूसरा स्टेटमेंट है कि महिलाओं में दोनों एक्स क्रोमोजोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। क्या ये बात सही है? तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट सही है लेकिन पहला गलत है। लिंग का निर्धारण पुरुष के द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है, माता के द्वारा नहीं। क्यों? क्योंकि महिलाओं में जो दोनों गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोजोम्स होते हैं, वो एक्स ही होते हैं। एक्स के मिलने से महिला और एक्स और वाई के मिलने से पुरुष। तो अगर पुरुष का एक्स और महिला का एक्स मिल गया तो ये ऑफस्प्रिंग जो होगी वो बच्ची होगी, और अगर एक्स और वाई मैच करेगा तो ये मतलब मेल होगा, सन होगा, बेटा होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जेंडर या कह लें कि सेक्स का डिटर्मिनेशन जो है वो फीमेल नहीं मेल करता है। तो 11 का क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी, कि पहला स्टेटमेंट गलत है लेकिन दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, यहां पर आपको बताना है कि किस बीमारी के लिए कौन सा जांच होता है, ईईजी, ईसीजी, ईओजी, ईएमजी। इस पर बीपीएससी एक बार सवाल पूछ भी चुका है। तो देखिए मस्तिष्क के लिए, ब्रेन के लिए ईईजी होता है, ठीक है। तो ए का यहाँ पर हो जाएगा 3। इसी तरीके से जो ईसीजी होता है सभी लोग जानते हैं, हृदय के लिए होता है, हार्ट के लिए, तो बी के साथ 4। ईओजी जो है वो क्या होता है? तो देखिए इलेक्ट्रोकुलोग्राफी होता है ये किसके लिए होता है? तो ये आँखों के लिए होता है, ठीक है। और ईएमजी जो है इसका मतलब होता है इलेक्ट्रोमोग्राफी, तो ये होता है मसल्स के लिए। तो सही मैचिंग क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा। 12 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फुल फॉर्म भी मैंने डाल दिया है, इसको आप देख लीजिए और अच्छे से मेमोराइज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एलिमेंट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? रूम टेम्परेचर पर इसमें कौन सा लिक्विड स्टेट में होता है? पारा, मरकरी, जी हाँ बिल्कुल, रुबेडियम, जी हाँ ये भी, ब्रोमियम ये भी, सीजियम ये भी। यानी दिए गए चारों जो हैं ये लिक्विड स्टेट में है। ये ब्रोमीन जो है वो नॉन मेटल है, मरकरी जो है इकलौता मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में है, और यहाँ पर जो भी बाकी नाम दिए गए हैं वो लिक्विड स्टेट में रहते हैं। तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 14 कि यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं, 3 ओम के, 4 ओम के और 6 ओम के, और ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? सिंपल सी बात है, फाइनल रेजिस्टेंस 1/R कितना होगा? तो 1/3 + 1/4 + 1/6। यहाँ पर 12 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 + 3 + 2 यानी कि 4 3 7 2 9 12। देयरफॉर आर क्या हो जाएगा? 12/9। अब यही फाइनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा ना। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? सोच के बताइए। यहाँ पर ऑप्शंस में आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर ई कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ लोग बी से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन क्रेनियम ऑफ द ब्रेन? यानी कि जो मस्तिष्क का कपाल है, जो खोपड़ी है, उसमें टोटल कितने हड्डी होते हैं? तो उसमें टोटल 8 हड्डियां होती हैं, ये याद रख लीजिए, ठीक है। ये मैं यहाँ पर डायग्राम से दिखा देता हूँ। यहाँ काउंटिंग है, जैसे फ्रंटल बोन ये अनपेयर्ड होता है। इसके अलावा देखेंगे कि जो पेरिएटल बोन है वो पेयर में है, और भी यहाँ पर सारे हैं। एक बार को आप संख्या याद रख लीजिए, टोटल 8 ऐसे खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द कलर ऑफ द लाइट इज डिटरमाइंड बाई इट्स? कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसका रंग कैसे तय होता है? क्या उसके आयाम से, या उसके तरंग के लेंथ से, वेवलेंथ से, या फिर तीव्रता से, या आवृत्ति से, या इनमें से कोई नहीं? तो कलर जो है वो वेवलेंथ डिसाइड करता है कि विजिबल होगा कि नॉन विजिबल होगा। अगर होगा तो विगबॉर, वॉयलेट कहाँ पर, इंडिगो कितने पर, ये सब वेवलेंथ से डिसाइड होता है। ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि एक फ्यूज वायर जो होता है उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो फ्यूज वायर का मतलब है कि उसमें प्रतिरोध अधिक हो और वो जल्दी ना गले, थोड़ा अच्छा खासा टेम्परेचर मिले तब वो पिघल जाए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, उसका लो मेल्टिंग पॉइंट ही होना चाहिए, लेकिन अब इतना कम टेम्परेचर पर भी ना गल जाए। तो वहाँ पर क्या है कि यूज किया जाता है, जैसे आप रंगा वगैरह का देखते हैं कि यूज किया जाता है, यानी उसमें हाई रेजिस्टेंस का और लो मेल्टिंग पॉइंट का होना कंडीशन है। तो 17 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सी मैचिंग सही नहीं है। लैक्टोज क्या खट्टे दूध में नहीं मिलता है। कार्बोनिक एसिड क्या सोडा में नहीं मिलता है, सोडा मिलता है। फॉर्मिक एसिड जो है काली या जो लाल चींटियां काटती हैं उसमें होता है। अंगूर में और इमली में टार्टरिक एसिड होता है। तो लैक्टोज क्या सावर मिल्क में नहीं होता है, तो नहीं। इसमें क्या है कि ये लैक्टोज जो है एक तरीके का ग्लूकोज है, सावर मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड। तो पहला मैचिंग सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। लैक्टोज जो है वो तो मीठा चीज है, मिल्क शुगर में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी, इसमें सबसे ज्यादा किसकी आवृत्ति है और ऊर्जा है। तो ये एकदम याद रखिए, इसमें अब मैं बहुत ज़्यादा आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं करूँगा कुछ भी। ये होता है गामा, इसमें सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता होता है, ठीक है। इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। फ्रीक्वेंसी और एनर्जी जो है हाईएस्ट होता है, दीवार छेद दे। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल, आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें कितने समूह और अवधियां हैं। तो अब ये सब क्या है कि आपको याद रहना चाहिए कि टोटल 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं, कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। ये पूरा पीरियडिक चार्ट तो एक बार ध्यान में देख ही लीजिएगा। इसमें लैक्टिनाइड सीरीज है, ये एक्टिनाइड सीरीज है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जो है ये किस नाम से जाने जाते हैं क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। ओके, तो इस तरीके से साइंस एंड टेक के हमने टोटल 20 क्वेश्चंस को देखा। फिर हम आगे मिलेंगे और क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।